अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे पिप्टिक अल्सर डिजीज़ के बारे में। पिप्टिक अल्सर डिजीज़ 2 तरह की होती है। एक को गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है और जो दूसरी किस्म होती है उसको ड्यूडेनल अल्सर कहा जाता है। इन दोनों में फ़र्क क्या है वो आगे जाके इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पिप्टिक अल्सर डिजीज़ का मतलब क्या है? पिप्टिक अल्सर डिजीज़ से मुराद ये है कि आपके जो जीआई ट्रैक्ट है उसमें अल्सर्स का बनना। अल्सर से मुराद है फोड़े का बनना। अब जीआई ट्रैक्ट तो बहुत लंबा है, आपके माउथ से स्टार्ट होकर अप टू द एनस चला जाता है। लेकिन जो पिप्टिक अल्सर डिजीज़ है उसका मेन आपका जो ताल्लुक होता है वो आपके स्टमक मैदे के साथ और आपकी छोटी आंतों के साथ होता है। अगर आपके मैदे में अल्सर बने या फोड़े बने या फिर आपके जो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम जो है वहाँ पे जो है वो फोड़े बने या फिर गैस्ट्रोएसोफेजियल जो जंक्शन है यानी जो आपका मैदा है और आपकी जो खुराक की नाली है उसका बीच में जो जंक्शन है वहां पे फोड़े बने तो इसको पिप्टिक अल्सर डिजीज कहा जाता है। इन शॉर्ट पिप्टिक अल्सर डिजीज का मतलब ही यही है कि आपके मैदे में या आपकी छोटी आंतों में फोड़े बन जाते हैं, अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं, उसको पिप्टिक अल्सर डिजीज कहा जाता है। अब क्या वजूहात है, क्या काजेज है, क्या रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये फोड़े बन जाते हैं? तो स्टार्ट होता है एक इन्फेक्शन से जिसको हम एच पायलोरी इन्फेक्शन या हेलिकोबैक्टर पायलोरी इन्फेक्शन कहते हैं। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसको हम आम अल्फाज में, आम लफ्जों में, डेली लाइफ में कहते हैं कि मैदे का जरासीम जो कहते हैं वो इस बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसको एच पायलोरी कहा जाता है। तो ये जो इन्फेक्शन है एच पायलोरी इन्फेक्शन जो है वो सबसे बड़ी वजह बन सकती है पिप्टिक अल्सर डिजीज को डेवलप करने में। उसके अलावा एनसेड्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स होते हैं, जैसे कि हमारे घुटनों में दर्द होता है या जो कि कहीं पे भी दर्द हो तो हम एनसेड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए लंबे अरसे से एनसेड्स का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों में भी पिप्टिक अल्सर डिजीज़ डेवलप हो जाती है। तो दूसरी बड़ी वजह बन जाती है एनसेड्स। तीसरी है स्टीराइड्स जैसे कि प्रेडनिसोलोन वगैरह जो है उसके भी इस्तेमाल से जो है वो पिप्टिक अल्सर डेवलप हो जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो रोज़मर्रा के लाइफ में जो स्पाइसी फूड है, जो हम स्पाइसी फूड इस्तेमाल करते हैं, मिर्च मसाला वाला फूड जब ज़्यादा खाते हैं, खुराक इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी पिप्टिक अल्सर डिजीज़ जो है वो डेवलप हो जाती है। इसके अलावा जो बाहर की जो कंट्री है, नॉन मुस्लिम्स कंट्री है, वहाँ पे अल्कोहल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उन लोगों में भी पिप्टिक अल्सर डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती है अल्कोहल की वजह से। तो ये कुछ एक काज़ेज़ है, वजूहात है, जिसकी वजह से पिप्टिक अल्सर डिजीज़ डेवलप हो जाती है। अब अगर हम बात करें कि पिप्टिक अल्सर डिजीज के साइट्स कौन-कौन सी है, तो मैंने इस वीडियो के इंट्रो में ही बताया था कि ये जो अल्सर है ये मैदे में भी डेवलप हो सकते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में भी डेवलप हो सकते हैं और गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन में भी डेवलप होते हैं। तो ये 3 मेन साइट्स है जहाँ पे ये अल्सर, ये फोड़े डेवलप हो सकते हैं। सबसे जो अहम जगह है वो है फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम जहाँ पे ये अल्सर्स बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। आगे जाके हम बात करते हैं कि ये जो 2 टाइप्स है गैस्ट्रिक अल्सर और जो ड्यूडेनल अल्सर है, उसमें हम कैसे फ़र्क करते हैं। और इसी के डिफरेंस के अंदर हम ये भी जान जाएँगे कि अगर पिप्टिक अल्सर डिज़ीज़ का मरीज़ हमारे पास आता है, तो किन अलामात के साथ आता है, क्या साइन एंड सिम्पटम्स होते हैं। जो गैस्ट्रिक अल्सर है या जो ड्यूडेनल अल्सर है, दोनों में सबसे पहली जो प्रेजेंटेशन होती है वो एपिगैस्ट्रिक पेन होती है। यानी आम अल्फाज में पेट का दर्द होता है। पेशेंट पॉइंट आउट कर रहा होता है कि डॉक्टर साहब मेरा बिल्कुल यहाँ पे, बिल्कुल उंगली लगा के वो बता रहा होता है, फिंगर पॉइंट करके कि यहाँ पे दर्द होता है। पहली कंप्लेन चाहे गैस्ट्रिक अल्सर है चाहे ड्यूडेनल अल्सर है, दोनों में एपिगैस्ट्रिक पेन जो है वो सबसे पहली कंप्लेन है। अब मेन चीज ये है कि एपिगैस्ट्रिक पेन जो गैस्ट्रिक अल्सर में होता है और जो ड्यूडेनल अल्सर में होता है उसमें फर्क है। फर्क कुछ इस तरह से है कि गैस्ट्रिक अल्सर की पहले बात करते हैं। तो गैस्ट्रिक अल्सर में जो पेन होता है, एपिगैस्ट्रिक जो पेन होता है, वो इमीडिएटली आफ्टर द ईटिंग होता है। यानी आप जो ही खाना खाते हैं, खाना खा के खत्म कर लेते हैं तो एकदम से शुरू हो जाता है, सडन इन ऑनसेट होता है जो गैस्ट्रिक अल्सर है। लेकिन जो ड्यूडेनल अल्सर है उसमें जो एपिगैस्ट्रिक पेन है वो 2 से 3 घंटे बाद शुरू होता है, खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद शुरू होता है। तो पहला फर्क गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर में ये है कि जो एपिगैस्ट्रिक पेन है गैस्ट्रिक अल्सर में वो इमीडिएटली जो है वो खाना खाने के बाद होता है, जबकि ड्यूडेनल अल्सर में 2 से 3 घंटे बाद शुरू होता है। दूसरा फर्क ये है कि जो गैस्ट्रिक अल्सर है उसमें जब भी आप खुराक खाते हो तो पेन एग्रीवेट करता है, यानी जब आप खाना खाते हो तो वो दर्द जो है वो शिद्दत अख्तियार करता है, दर्द में इजाफा हो जाता है। जबकि ड्यूडेनल अल्सर जो है उसमें जब आप खाना खाते हो तो दर्द में जो शिद्दत है वो कमी आ जाती है। तो सबसे बड़ा फर्क ये है।
कि गैस्ट्रिक अल्सर में जब भी आप खाना खाते हो तो अगर गैस्ट्रिक अल्सर किसी को हुआ है तो पेन जो है, दर्द जो है वो बढ़ेगा, लेकिन अगर ड्यूडेनल अल्सर है तो अगर आप खाना खाओगे तो उससे दर्द कम होगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसके अलावा अगर हम गैस्ट्रिक अल्सर की बात करें तो गैस्ट्रिक अल्सर में जो एपेटाइट है, यानी जो खाना खाना है वो लॉस हो जाती है, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, भूख बहुत कम लगती है या नहीं लगती है। इसकी वजह यह होती है कि पेशेंट को खौफ होता है कि जब मैं खाना खाऊंगा तो दर्द बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें जो पेन होता है वो शदीद किस्म का होता है। तो इस वजह से वो खुराक बहुत कम खाते हैं, भूख कम लगती है। और जाहिर सी बात है जब खाना पीना नहीं होगा तो उससे वजन भी कम होगा। तो गैस्ट्रिक अल्सर में लॉस ऑफ एपेटाइट के साथ साथ वेट लॉस भी होता है और सम टाइम वोमिटिंग भी होती है, जो कि कॉमन फीचर है गैस्ट्रिक अल्सर में। लेकिन अगर दूसरी साइड पे ड्यूडेनल अल्सर को देखा जाए तो उसमें एपिगैस्ट्रिक पेन जो मैंने कहा कि रिलीव होता है ईटिंग के साथ, खाना खाने के साथ, तो उसके साथ इसमें जो लॉस ऑफ एपेटाइट वाला सीन है वो नहीं होता। इसका खुराक के साथ कोई रिलेशन नहीं है। जब आप खाना खाते हो तो उसमें जो है वो आपको दर्द में कमी होती, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लॉस ऑफ एपेटाइट की। और जब आपकी भूख में कोई मसला नहीं है तो आपका वेट लॉस में भी कोई मसला नहीं होगा। और जो वोमिटिंग है, उल्टी है, वो ड्यूडेनल अल्सर में कम ही होती है, अनकॉमन है। तो गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर में ये मेन फर्क है। आगे जाके अगर हम बात करते हैं कि और क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं और क्या अलामत हो सकती है, तो याद रहे कि चाहे गैस्ट्रिक अल्सर हो चाहे ड्यूडेनल अल्सर हो, उसमें जो एंजाइटी और डिप्रेशन के जो सिम्पटम्स हैं वो दोनों में कॉमनली होते हैं। और साथ ही शदीद किस्म का जो है वो एसिडिटी होने लगती है, सीने में जलन होने लगती है, चाहे वो गैस्ट्रिक अल्सर है या ड्यूडेनल अल्सर है। ये कुछ एक साइन एंड सिम्पटम्स है, अलामात है जो कि गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर में होते हैं। तो गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर आप इजीली इससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आगे जाके हम बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कि हमें करना चाहिए पेप्टिक अल्सर डिजीज को रूल आउट करने के लिए। तो याद रहे, मैंने पहले भी कहा कि जो फर्स्ट कल्प्रेट है, जो मोस्ट कॉमन काज है पेप्टिक अल्सर डिजीज का, वो है एच पाइलोरी इन्फेक्शन, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। तो सबसे पहले उसको रूल आउट करने के लिए हम एच पाइलोरी ब्लड टेस्ट करते हैं। अगर एच पाइलोरी पॉजिटिव आता है तो एच पाइलोरी एरेडिकेशन थेरेपी देते हैं, जो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि एच पाइलोरी एरेडिकेशन थेरेपी होती क्या है। लेकिन अगर नेगेटिव है तो तब हम आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाते हैं। याद रखिए पेप्टिक अल्सर डिजीज में जो एच पाइलोरी ब्लड टेस्ट है वो स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। इसके लिए जो सबसे अच्छा टेस्ट होता है वो एच पाइलोरी स्टूल एंटीजन होता है। उससे कंफर्म हो जाता है कि पेप्टिक अल्सर डिजीज है या नहीं है। लेकिन अगर आप मजीद एडवांस जो है वो इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाते हैं तो उसमें इंडोस्कोपी है, अपर जीआई इंडोस्कोपी जब हम करते हैं तो उससे डेफिनेटली ये डायग्नोज हो जाता है कि कहाँ पे अल्सर बना है, स्टमक में है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम है, गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन है, कहाँ पे फोड़ा डेवलप हुआ है, वो हमें जीआई इंडोस्कोपी जो कैमरे की मदद से जो टेस्ट किया जाता है उससे इजीली पता चल जाता है। क्योंकि इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज के, वो आपके थायराइड के भी फीचर्स के साथ मिलते हैं। तो इसलिए जीआई इंडोस्कोपी जो है, यानी जो कैमरे वाला टेस्ट है, वो जरूरी होता है पेप्टिक अल्सर डिजीज को कंफर्म करने के लिए। ये तो कुछ एक इन्वेस्टिगेशंस हो गए। कैसे इलाज किया जाता है पेप्टिक अल्सर डिजीज का, इलाज कैसे किया जाता है? मैंने कहा अगर एच पाइलोरी पॉजिटिव है तो एच पाइलोरी एरेडिकेशन थेरेपी, जो कि ट्रिपल थेरेपी और क्वाड्रपल थेरेपी होती है, वो मैंने कहा एच पाइलोरी वाले जो टॉपिक आएगा उस पर बात करेंगे। लेकिन अगर एच पाइलोरी पॉजिटिव है तो वो थेरेपी आपने देनी है। अगर पॉजिटिव है या नहीं है तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या करना है? सबसे पहले पेप्टिक अल्सर डिजीज में जो आप ड्रग यूज करते हैं, जो दवाई इस्तेमाल करते हैं, वो पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आपने इस्तेमाल करने होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ओमिप्राजोल जो जेनेरिक जो है फार्मूला जो है वो ओमिप्राजोल है, इस ओमिप्राजोल है। अगर हम इसके ब्रांड्स की बात करें, मार्केट में किस नाम से अवेलेबल है, तो आपको मिल जाएंगे इजीली। राइजिक के नाम से मिलेंगे, ओमिजोल के नाम से मिलेंगे, टिफ के नाम से मिलेंगे। 40 और 20 मिलीग्राम ये दो स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल है। 40 मिलीग्राम की टेबलेट कैप्सूल जो है वो इस्तेमाल की जाती है। वंस अ डे आपने इस्तेमाल करनी होती है, दिन में एक दफ़ा आपने इस्तेमाल करनी होती है और नाश्ते से पहले इस्तेमाल करनी होती है। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में आपने ओमिप्राजोल या इसोमिप्राजोल में से कोई भी आप दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एंटासिड्स जो कि मार्केट में गवास्कॉन और हेलगस के नाम से अवेलेबल है, स्काइसनफोर्ट सिरप के नाम से अवेलेबल, ये सिरप फॉर्म में अवेलेबल है, वो भी हम इस्तेमाल करते हैं ताकि जो एसिडिटी वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। और उसके साथ ही हम एंटीबायोटिक्स भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर एच पाइलोरी पॉजिटिव है या अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से पेप्टिक अल्सर डिजीज डेवलप हो रही है, तो हम फिर एंटीबायोटिक्स भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है।
और याद रहे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट है जिसको यानी मेडिकेशन के अलावा अगर मैं बात करूं तो वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आप हर उस चीज से दूर रहे जो आपको पेप्टिक अल्सर डिजीज की तरफ लेके जाता है, जैसे